गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपनी क्लास में स्टडी विद यूपी अपने चैनल स्टडी विद यूपी में पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण जीएस के पॉइंट। ठीक है, तो आज हम जीएस के पॉइंट में जो लेखपाल भर्ती के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वीडियो के लिए और हर परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हम उनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे जो है उसे पढ़ते हैं। तो पहला स्क्रीन पे क्वेश्चन हमारा क्या है कि सोर्तुगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है। तो सोर्तुगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है, भारत में कि पाकिस्तान में कि अफगानिस्तान में कि तिब्बत में। तो सोर्तुगुई जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो हमारी जो है वो चारों में से कहाँ पे है, तो वो चारों में से ऑप्शन में से सही है इसमें अफगानिस्तान। जो सोर्तुगुई सिंधु घाटी सभ्यता है वो अफगानिस्तान देश में है। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है, जरा इसे पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी, सोना, तांबा, चांदी या लोहा। ठीक है, तो जो धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कांस्य युगीन थे। कैसे थे, कांस्य युगीन। कांस्य युगीन का मतलब था कि वो केवल जानते थे तांबा और तांबा और टीन। ठीक है, तो वो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो कांस्य युगीन थे। ठीक है, तो वो सोना को भी जानते, चांदी को जानते थे, लेकिन उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो जो धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी तो वो कौन सी थी, लोहा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है हमारा। सिंधु घाटी सभ्यता की सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी वो क्या थी, तो जो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी वो थी हमारा क्या थी, व्यापार। ठीक है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत हमारी व्यापार थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा जो कालीबंगा था क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता का वो किसके लिए, चट्टान कटौती की वास्तुकला के लिए कि बंदरगाह के लिए कि कपास की खेती के लिए, मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, जो कालीबंगा था वो मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन था, तो कौन था बंदरगाह, तो कालीबंगन या रोपड़ या लोथल या मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर था वो था हमारा लोथल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। तो स्वायत्तता प्रदान की गई थी किसको, भारत में प्रांतों को। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या कोई विकल्प सही नहीं है। तो ये चारों में से जो विकल्प हमारा सही होगा वो सही होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले ऑप्शन पे। तो अगला है क्वेश्चन हमारा क्या है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे। ठीक है, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित या लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित या गवर्नर जनरल द्वारा नामित। तो जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे, तो उसके सदस्य कौन थे, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही होगा। चलिए अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है कि
शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। शासन की जो एकात्मक पद्धति है उसका लाभ क्या है? अधिक अनुकूलनशीलता, दृढ़ राज्य, जनता द्वारा अधिक सहभागिता, सत्तावाद की कम संभावना है। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन इसका सही होगा वो होगा दृढ़ राज्य। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है दृढ़ राज्य। चलिए आगे अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में आपात उपबंध से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? पहला ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान द्वारा, दूसरा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा, तीसरा है आयरिश संविधान द्वारा, ये चौथा है जापानी संविधान द्वारा। जो भारतीय संविधान में जो आपात उपबंध लिए गए हैं वो लिए गए हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने अगले ऑप्शन पे, अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है स्क्रीन पर? अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन जो है किया गया था वो किया गया था 1922 में, 1923 में, 1921 में या 1920 में। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सही होगा वो सही होगा सी। ठीक है, 1921 में जो है वो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? तो संविधान सभा, ये तो सबको पता होगा कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया। तो संविधान सभा ने जो राष्ट्रगान अपनाया था वो कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान अपनाया 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर? भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल इस वर्ष पारित किया गया। तो भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया? तो ये बिल बताना है कि किस वर्ष ये पारित किया गया। तो ये जो बिल है वो पारित किया गया 1986 को। ठीक है, भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल जो पारित किया 1986 में पारित किया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश के बीच फैला हुआ है। तो अक्षांश जो है भारत की मुख्य भूमि का वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो वो फैला हुआ है, यहाँ पे जरा देखिए ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, 8 अंश 4 डिग्री उत्तर और 37 अंश 6 डिग्री पश्चिम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा उत्तर। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा वो पहला ही सही है, 8 अंश 4 डिग्री उत्तर और से लेकर के 37 अंश 6 डिग्री उत्तर ही होगा। ठीक है, मुख्य भूमि का अक्षांश। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या है हमारा? तो अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। तो पूर्वी तटीय मैदान का जो एक अन्य नाम है वो है कोरोमंडल तटीय मैदान। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही? तीसरा। ठीक है, कोरोमंडल तटीय मैदान का एक अन्य नाम जो है वो पूर्वी तटीय मैदान है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र को निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है वो भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र को बनाता है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले ऑप्शन पे, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो ये सभी को याद होगा कि भारतीय मानक समय जो रेखांश पर अपनाया जाता है वो होता है 22.5 अंश पूर्वी अक्षांश, या इसी को हम लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो 22.5 अंश पूर्वी रेखांश जो होता है वो भारतीय मानक समय द्वारा अपनाया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। कहाँ का एक अंग था? तो ये जो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था वो था गोंडवाना लैंड का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा? डी।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे हमारा, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, केवल ये बोला गया है, जलीय सीमा लगती है वहाँ से, ठीक है, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। तो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है केवल वो श्रीलंका के साथ नहीं लगती, जलीय सीमा लगती है, तटीय सीमा लगती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा श्रीलंका के साथ नहीं लगती है भारत की, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में है। जो पाक जल संधि है वो जो है वो भारत और श्रीलंका के मध्य है, ठीक है। तो पाक जल संधि किन देशों के बीच में है, तो दो देशों के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच है, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है वन महोत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो वन महोत्सव जो है वो संबंधित है वृक्षारोपण से। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो सही होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो आहोम जनजाति जो है वो भारत के असम राज्य से संबंधित है, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, खासी और गारो जयंतियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं। तो खासी और गारो जयंतियाँ मुख्यतः मेघालय में पाई जाती हैं। तो इसमें अभी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, कौन सा, बी, ठीक, ए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए। तो चलिए यहाँ पे हम केवल आज इतने ही 22 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। अगली क्लास पे फिर मिलते हैं।